अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हमास ने गजा जंगबंदी की तजवीज़ कर ली कबूल। मिस्र और कतर के सालिसों को भी कर दिया आगाह। इसराइल की हटधर भी बरकरार। कहा जंगबंदी मुआहदा फौरी तौर पर कबूल करने से इनकार करते हैं। आलमी दबाव के बावजूद इसराइल ने रफा में शुरू कर दिया ग्राउंड ऑपरेशन। पनाह लिए हुए जंग से मुतासिर फलस्तीनियों को रफा छोड़ देने का सियोनी रियासत ने जारी किया हुक्म। रूस यूक्रेन जंग में दिन ब दिन आती जा रही है शिद्दत। यूक्रेन ने रूस के इलाके बेलग्रेड पर किया ड्रोन हमला, 7 अफराद हुए हलाक। लोकसभा इलेक्शन के तीसरे मरहले के तहत 11 स्टेट में 93 सीटों पर वोटिंग जारी। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज। वोटरों के साथ मारपीट करने के यूपी पुलिस पर लगे इल्जाम। महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी के जलसे-आम में उमड़े लाखों लोग। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर की तनकीद। साथ ही कहा कि इम्तियाज जलील को हराने के लिए तमाम पार्टियां एक हो चुकी हैं। और लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से बात करते हुए मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की भरपूर हिमायत का किया ऐलान। पीएम मोदी और बीजेपी पर की शदीद तनकीद। और अब पेश है खबरों की तफसील। हमास ने गजा जंगबंदी की तजवीज़ कबूल करते हुए मिस्र और कतर के सालिसों को आगाह कर दिया है। हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया ने कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी और मिस्री वज़ीर इंटेलिजेंस अब्बास कामिल के साथ फ़ोन पर बात की और उन्हें आगाह किया कि हमास की जानिब से जंगबंदी के मुआहदे के हवाले से उनकी तजवीज़ की मंजूरी दी गई है। हमास ने बयान में कहा है कि फैसला अब इसराइल को करना है। दूसरी जानिब इसराइल ने गजा में कतर और मिस्र का तजवीज़ करदा जंगबंदी मुआहदा फौरी तौर पर कबूल करने से इनकार कर दिया है। हमास की जानिब से जंगबंदी की तजवीज़ कबूल कर लिए जाने के बावजूद इसराइली फ़ौज ने गजा में फ़ौजी कार्रवाई शुरू कर दी है। रूसी खबर रसा इदारे तास ने टाइम्स ऑफ इसराइल के हवाले से बताया कि सुबह इसराइली फ़ौज की बख्तरबंद गाड़ियाँ और टैंक रफ़ा शहर में दाखिल हो गए हैं। क़ब्ल अज़ीं इसराइली फ़ौज ने कहा था कि वो रफ़ा के मशरक़ी हिस्से में अस्करियत पसंदों के ठिकानों को निशाना बना रही है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक पीर और मंगल की दरमियानी रात रफ़ा में इसराइली फ़ौजी कार्रवाई के दौरान कम अज़ कम 12 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अलावा अज़ीम मिस्री टीवी चैनल्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा और मिस्र के सरहद पर रफ़ा क्रॉसिंग से फुटेज में गोलियों और धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तास के मुताबिक मगरबी किनारे में भी झड़पों की तलात है। सऊदी अखबार उर्दू न्यूज़ के मुताबिक फ़लस्तीनी और मिस्री हुक्काम ने कहा है कि इसराइली टैंक गजा के साउथ एरिया रफ़ा में दाखिल हो गए हैं। इससे पहले टाइम्स ऑफ इसराइल ने यह भी इत्तला दी थी कि इसराइली फ़ौज ने रफ़ा पर अपने मनसूबाबंद हमले के मौके पर फ़लस्तीनियों से कहा कि वह रफ़ा के ईस्ट एरिया को खाली कर दें। इसराइली फ़ौज फ़लस्तीनियों को अल-मवासी और खान यूनिस के इलाकों में मुंतकिल करने की कोशिश कर रही है और सख्त बैनुल-अक़वामी तनक़ीद के बरख़िलाफ़ हमास को तबाह करने के बहाने रफ़ा पर ज़मीनी हमले करने की कोशिश कर रही है। अमेरिका की जानिब से पहली मरतबा इसराइल को हथियारों की सप्लाई रोक देने के बाद अब बाइडन हुकूमत ने इसराइल के रफ़ा ऑपरेशन की मुखालफत कर दी है। अमेरिकी फॉरेन डिपार्टमेंट के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमेरिका रफ़ा में इसराइली फ़ौज के ज़मीनी हमले की हिमायत नहीं करेगा। प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि इसराइल हमास की जानिब से जंगबंदी के लिए कबूल तजवीज़ का जायज़ा ले रहा है और अमेरिका भी जंगबंदी तजवीज़ पर हमास के रद्द-ए-अमल का जायज़ा ले रहा है।
मैथ्यू मिलर ने कहा कि खित्ते में अपने शराकतदारों के साथ बातचीत कर रहे हैं। जंगबंदी मुआहदा इसराइलियों और फ़लस्तीनियों दोनों के बेहतरीन मफाद में है। मुआहदा गजा में फौरी जंगबंदी लाएगा और गजा में इंसानी इमदाद की नक्ल व हरकत में इजाफा होगा। इसराइलियों और फ़लस्तीनियों में इस मुआहदे तक पहुँचने के लिए काम जारी रखेंगे। एक तरफ गजा जंग जारी है तो दूसरी जानिब रूस यूक्रेन जंग में भी शिद्दत आती जा रही है। ताज़ा खबर यह है कि यूक्रेनी फौज ने रूस के इलाके बेलग्रेड पर ड्रोन हमला किया, जिसमें 7 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। बेलग्रेड के गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लादकोव ने टेलीग्राम पर अपने बयान में बताया कि यूक्रेनी फौज ने ब्रेयोजोका नामी देहात के करीब ड्रोन हमला किया है। ग्लादकोव ने बताया कि ड्रोन्स ने चलती मिनी बस और एक गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें सवार 7 अफराद हलाक हो गए। रूस के डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर एलेक्सी कोज़नेत्सोव ने यह भी बताया है कि इस हमले में 3 बच्चों समेत 40 अफराद जख्मी भी हुए हैं। रूस ने इस हमले की तफ्तीश शुरू कर दी है। इराक के शहर अरबिल के तारीखी कैसरी बाजार में खौफनाक आग लगने के सबब 300 दुकानें जलकर खाक हो गई। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक आग लगने के बाद इराक के तारीखी बाजार पर धुएं के बादल छा गए, जबकि रेस्क्यू इदारे मौके पर पहुंच गए हैं और इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। तवील जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया, मगर इस दौरान 300 दुकानें जलकर खाक हो गई। हुकाम की जानिब से आग लगने की वजूहात जानने की कोशिश की जा रही है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल होते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। लोकसभा इलेक्शन 2024 के तीसरे मरहले के लिए आज 11 रियासतों की 93 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। सुबह 11 बजे तक 25%, जबकि एक और ज़राए के मुताबिक 30% वोटिंग दर्ज की गई है, जबकि 1 बजे तक वोटिंग परसेंटेज में इजाफा दर्ज किया गया। तीसरे मरहले की वोटिंग जिन 11 रियासतों में शामिल हैं उनमें काबिल ज़िक्र रियासतें मगरबी बंगाल में 4, गुजरात की 25 सीटें, महाराष्ट्र की 11 सीट, बिहार की 5, गोवा की 2, उत्तर प्रदेश की 10, छत्तीसगढ़ की 7, मध्य प्रदेश की 8 सीटें शामिल हैं। तीसरे मरहले के इलेक्शन में 93 सीटों पर मजमूई तौर पर 1351 उम्मीदवार हैं, जिनमें 120 खातून उम्मीदवार शामिल हैं। मारूफ सियासी शख्सियात में अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मंडाविया, SP सिंह व दीगर शामिल हैं। सभी अपने साथियों से और सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, आज के दिन जब तीसरे चरण का वोट पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। यही वोट है जो हमारे और आपके जीवन को बदल सकता है। आयोग ने अधिकार दिया है, जिन लोगों की पर्ची नहीं कर पाई है वो वहाँ पे रह करके पर्ची बनाए, लेकिन उनके बच्चों को छीन करके खींच करके और उनको बंद कर दिया गया। उसके साथ साथ जो BLO है, अब BLO की मेरे पास वीडियो भी आएगी, वो भी आपको मुहैया करा दूंगा। जो सरकारी BLO हैं उनके भी बस्ते छीन लिए गए। सरकारी BLO के बस्ते छीनने का क्या मतलब बनता है कि जिससे कि मतदान नहीं हो। वो चुनाव आयोग चाहता है लाखों करोड़ रुपए खर्च कर, अरबों रुपए खर्च करके परसेंटेज बढ़ा रहा है, और ये जो है परसेंटेज कम नहीं खत्म करने का काम कर रहा है यहाँ का पुलिस प्रशासन। सरकारी अधिकारी जो BLO है उनके बस्ते छीन लिए गए। उनकी वीडियो अगर आप कहो, अभी तक ये लड़के हैं, देखिए इनके आधार कार्ड छीन गए, ये ज्यादा हो रहा है, इनके साथ जुल्म हो रही है।
इस दौरान खबर है कि उत्तर प्रदेश के संभल लोकसभा हलके के मुख्तलिफ पोलिंग बूथ पर यूपी पुलिस की जानिब से वोटरों के साथ इंतहाई बदतमीजी की गई है। बाज़ जगह पर तो वोटरों के साथ मारपीट भी किए जाने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वीडियो बनाओ अस्पताल पहुंचवाओ ना, अस्पताल एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ यार। ये देखिए कितनी बुरी तरीके से मारा है, पोलिंग स्टेशन के आगे मारा बिल्कुल पुलिस ने। देखिए किस तरीके की गुंडागर्दी चल रही है, वोट तक नहीं डाले जा रहे हैं, औरतों को भी मारा जा रहा है बेरहमी के साथ। क्या बात हुई माँ? अच्छी है तो वोट नहीं डलन दे रहा और कितने मुसलमान मतलब वोट डाले थे भगा दिया, बाहर को भगा दिया, तो तुम्हारी वोटर आईडी छीन के ले गए, वोटर आईडी छीन के ले गए, आधार कार्ड लेगा, पर्ची लेगा, सबकी लेगा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया अलायंस के साथी लीडरों को मुल्क के इलेक्शन कमीशन के तशवीशनाक रवैये के बारे में एक लेटर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आखिरी पोलिंग का फिगर जारी करने में इंतहाई देरी और इस डेटा में पाई गई गैर मामूली फर्क उन इलेक्शन की आज़ादी और ट्रांसपेरेंसी के अमल पर संगीन शक पैदा करती है। ये कोई आम इलेक्शन नहीं है, यह हमारी जमहूरियत और आइन को जिंदा रखने की लड़ाई है। खड़गे ने कहा कि मैंने अपने 52 साल के पॉलिटिकल करियर में ऐसा कभी नहीं देखा है कि फाइनल पोलिंग परसेंटेज डेटा में इतना ज़्यादा इजाफा किया गया हो। खड़गे ने इंडिया अलायंस की पार्टियों से कहा है कि हम सभी जानते हैं कि पहले 2 फेज के इलेक्शन के रुझान से पीएम मोदी और बीजेपी किस तरह घबराए हुए और मायूस हैं। पूरा मुल्क जानता है कि इख्तिदार के नशे में चूर एक बेलगाम इंतजामिया इख्तिदार में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पीएम मोदी के मंगलसूत्र छीनने वाले रिमार्क पर जवाब देते हुए एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, कोई मुसलमान किसी हिंदू खातून के मंगलसूत्र को नहीं छीनेगा, लेकिन मोदी हुकूमत ने बैंकों में रखे खवातीन के करीब 1 लाख करोड़ सोने के एवज लोन ले रखा है। अब एक और सवाल पूछूंगा, हाथ उठाना। क्या आपको पसंद है कि किसी हिंदू बहन के गले से मंगलसूत्र उतार कर अपने जेब में रखना? आपको पसंद है? उधर से बोलो, आपको पसंद है? ये मोदी बोल रहे हैं। और आप सुनो, आप सारा हाथ सुनो, आतो हौरे पे आतो ठहरो। अब आपको मालूम होगा कि 5 साल में हमारी मां और बहनें बैठी हुई हैं, 5 साल में 19 से 24 के दरमियान में भारत की महिलाओं ने, ये पॉइंट जरा मीडिया नहीं कैरी करेगा, आप लोग इसको वायरल करेंगे ना, करना। ये पॉइंट मीडिया डरता जरा मोदी से, हम उनके बाप से नहीं डरने वाले। तो 5 साल में भारत की महिलाओं ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा है कि 1 लाख करोड़ रुपए का सोना गिरवी रखाकर पैसे लिए। 1 लाख करोड़। अब बताइए मोदी, ये महिलाओं से मोहब्बत है आपकी? 1 लाख करोड़ अगर कोई महिला, कोई खातून जेवर अगर गिरवी रखाती है तो उसके कलेजे पर, दिल पर पत्थर रखकर रखाती है, क्योंकि एक तो या तो उसकी मां की या खानदान की एक निशानी होती, दूसरा वो सोना रखते अपनी औलाद की बेटी की शादी के लिए, और जब गिरवी रखाते तो किसी का एक्सीडेंट हो गया, शादी कराना है या बच्चे को बाहर भिजाना है या कहीं फीस देना है, नरेंद्र मोदी 1 लाख करोड़ का सोना गिरवी रखाया महिलाओं ने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
मगर मोदी कहते हमको जिहादी। आप लोग जिहादी हैं? जिहादी हैं आप लोग? मेरे को तो दिन रात बोलते रहते हैं। झारखंड पहुंचे कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया तो गरीबों के सारे हुकूक छीन लिए जाएंगे। ये भाइयों और बहनों, ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये जो किताब है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये आपकी आवाज है। ये आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की आवाज है। और बीजेपी इस आवाज को चुप करना चाहते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस संविधान को फाड़ कर फेंकना चाहते हैं। जो भी आदिवासियों को मिला है आज तक हिंदुस्तान में, जो भी आपको मिला है वो इस किताब ने आपको दिया है। आप एक साथ, हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ, आपके बड़े बड़े नेताओं ने इस किताब के लिए कुर्बानी दी थी, अपनी जान दी थी। और आज इस किताब को, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बीजेपी के लोग खत्म करने में लगे हुए हैं। भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव है, ये आदिवासियों के भविष्य के लिए, दलितों के भविष्य के लिए, पिछड़ों के भविष्य के लिए एक बहुत जरूरी चुनाव है। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, चंपाई सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी और हम सब मिलकर संविधान की रक्षा कर रहे हैं। यूपी के रायबरेली में खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी ने जमहूरियत को मजबूत बनाने वाले सभी इदारे, चाहे वो मीडिया हो या कोई और, सबको कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि आवाम के हुकूक कमजोर हों और उनका इख्तिदार मजबूत होता रहे। जितने भी ऐसे संस्थान थे जो लोकतंत्र को मजबूत बनाते थे, उन सब को कमजोर किया हुआ है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। चाहे आप मीडिया को लें, चाहे आप कोर्ट्स को लें, न्यायपालिकाओं को लें, सबको पूरी कोशिश रही है कि इनको कमजोर किया जाए। चाहे आप संसद को लें, ये पूरी कोशिश रही है कि संसद की मजबूती भी कम की जाए, क्योंकि इनकी ये नीति है और इनकी ये इच्छा है कि जनता के जो अधिकार हैं वो कमजोर रहे और इनकी जो सत्ता है वो बढ़ते जाए। ये एकदम हमारे लोकतंत्र के जो असूल हैं उसके विपरीत है। आज देश में जो हो रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ आप बहुत सक्षम कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, पूरी तरह से आप जानकार हैं। आप समझते हैं कि देश में क्या क्या हो रहा है, राजनीतिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी। आप देख रहे हैं कि नफरत फैलाई जा रही है, आतंक भी फैलाया जाता है इनके उम्मीदवारों से। आप यहाँ रायबरेली में आपने खुद देखा है कि चुनाव आता है तो डर, भय फैलाया जाता है। और चुनाव के समय भी, अगर चुनाव के समय नहीं तो बाकी समय के लिए भी ये परिस्थितियां रहती हैं आपकी कि आपको दबाने की कोशिश होती है, आपका शोषण किया जाता है। तो ये वो राजनीति नहीं थी जिसकी नींव महात्मा गांधी जी ने डाली। महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो आंदोलन किया वो इसलिए किया था ताकि जनता के अधिकार मजबूत हो। शायद वो सोच भी नहीं सकते थे कि एक दिन एक ऐसी सरकार आएगी इस देश में जो उन्हीं को देशद्रोही कह के ये कहेगी कि अगर हमें 400 सीट दे दो हम संविधान को बदल डालेंगे। वो सोच भी नहीं सकते थे शायद कि ऐसी स्थिति देश में कभी आएगी कि देश के प्रधानमंत्री जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं या जिस तरह की बातें कर रहे हैं चुनाव के समय, वो अपने पद का स्तर इतना गिरा देंगे
कि अपने पद की गरिमा के बारे में सोचेंगे ही नहीं, कि अपने पद की अहमियत के बारे में का आदर भी नहीं करेंगे। और शायद वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि एक ऐसा दिन आएगा जब हमारी जनता को कमजोर करने की कोशिश सरकार करेगी। हमारे देश की, हमारे धर्म की परंपरा रही है, किसी भी गुरु की सीख आप देख लीजिए, पूरे हिंदू धर्म में, कल्याण सिंह जी, सिख धर्म में भी, सब धर्मों में जो भी परंपरा रही है, जो भी हमें सिखाया गया है, वह यही सिखाया गया है कि सेवा का धर्म होना चाहिए, सत्य के पथ पे चलना चाहिए, और देश में जनता जो है, जो गरीब है, जो किसान है, जिसके पास कम है, जो कमजोर है, वही सर्वोपरि होना चाहिए। यही हमारी राजनीति का हमेशा आधार रहा है। लालू प्रसाद यादव ने खुलकर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की वकालत की है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से बात करते हुए मुख्तलिफ मुद्दों पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने जहां मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की वकालत की, तो वहीं उन्होंने दावा किया है कि वोटरों की भरपूर हिमायत इंडिया अलायंस को हासिल है, इसीलिए बीजेपी जंगल राज का नाम लेकर आवाम को भटका रही है। बिल्कुल हम लोग की तरफ जा रहा है जनता। 400 पार लगता है, पार हो गए तो अब 400 बोल रहे हैं, चलेगा, पार हो गए। कल सर अमित शाह बिहार आए थे, उन्होंने कहा कि पूरे देश में अगर एनडीए अलायंस की सरकार आई तो लालू जैसा जंगल राज हो जाएगा। हाँ, जंगल राज हो जाएगा, भड़का रहे हैं, भड़काने आए थे। डर के मारे इतना डर गए हैं कि भड़का रहे। प्रधानमंत्री जब आते हैं तो ये कहते हैं कि लालू जी कांग्रेस आएंगे साथ में, तो वो लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे और सबका जमीन ले लेंगे, संपत्ति ले लेंगे। आरक्षण का पक्षधर है ना वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है, तो इस तरह का बात बदल कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत दरख्वास्त पर समाअत आज हुई है। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने इंतखाबी तशहीर करने के लिए अबूरी जमानत मांगी है। आज हुई समाअत में ईडी की जानिब से एएसजी राजू ने दलीलें दी, वहीं केजरीवाल की जानिब से उनके वकील अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए। दोनों फरीकैन की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहम तबसरे किए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखते हुए लोकसभा इलेक्शन 2024 और इंतखाबी तशहीर का खास तौर पर जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल आदतन मुजरिम नहीं है। अरविंद केजरीवाल अवाम की जानिब से मुंतखब किए गए सीएम हैं। लोकसभा इलेक्शन 6 महीने में होने वाली फसल नहीं है, 5 साल में एक मरतबा लोकसभा इलेक्शन होते हैं। केजरीवाल के इंतखाबी तशहीर करने पर कोई परेशानी नहीं है। दिल्ली से इलेक्शन लड़ रहे कांग्रेस के नौजवान लीडर कन्हैया कुमार ने अपने इंतखाबी तशहीर के दौरान मोदी, अमित शाह और बीजेपी पर जमकर तनकीद की। साथ ही उन्होंने अवाम से वादा किया कि उनके पास न दौलत है और न वसाइल, लेकिन वो डरते नहीं हैं। अवाम के लिए वो आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे। सांसद का प्रत्याशी बना कांग्रेस पार्टी की ओर से, इंडिया अलायंस की ओर से, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया आई कि मैं बाहरी आदमी हूँ। बोलिए, बिहारी आदमी को बाहरी कहना ही कोई नया बात है? बिहारी को तो बाहरी कहते हैं ना जी। लेकिन याद रखिएगा कि बिहारी जिसको आप बाहरी कहते हैं, वो अगर आता नहीं तो आपका रोड नहीं साफ होगा, आप टेम्पू पे नहीं चढ़ पाते, आपकी सड़कें नहीं बनती, आपका बिल्डिंग नहीं बनता। और हम खाली मजदूरी नहीं करते हैं, हम गृह मंत्रालय जहाँ जैसा के पप्पा बैठते हैं वहाँ सेक्रेटरी भी बनते हैं। और ये इस देश के संविधान की ताकत है कि एक आंगनबाड़ी का बच्चा भी पीएचडी करके
ऑल इंडिया रैंक 1 ला करके अपने नाम में शान से डॉक्टर कन्हैया कुमार लगा सकता है। ये इस देश के संविधान की ताकत है। इसीलिए मैं आप सबसे ये अपील करता हूँ, आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 10 विधानसभा है और हमारे पास कोई साधन संसाधन नहीं है। हमने जो है कोई दवा कंपनी बनाने वाली बेईमान कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा नहीं लिया है। हमारी तो पार्टी का खाता भी सीज कर दिया गया है और कोई विरासत तो हमारे पास है नहीं। कोई हम गृह मंत्री हैं कि हमारा बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाएगा, ना हमारे बाबूजी गृह मंत्री हैं, हमारी माता जी तो आंगनबाड़ी में काम करती हैं, तो ना हमारे पास न धन है न संसाधन है। लेकिन हमारे पास एक चीज है, सूरत के लोगों की सीरत आप लोगों की नहीं होने देंगे। सूरत का उम्मीदवार भाग गया और वहां के लाखों वोटर देखते रह गए और बिना चुने ही कोई एमपी बन गया। यहाँ खड़ा होकर के हम इस देश का नमक खाए हैं। आपके सामने ये शपथ लेते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे रगों में आखिरी और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हमास ने गजा जंगबंदी की तजवीज कर ली कबूल, मिस्र और कतर के सालिसों को भी कर दिया आगाह। इसराइल की हटधर्मी बरकरार, कहा जंगबंदी मुआहिदा फौरी तौर पर कबूल करने से इनकार करते हैं। आलमी दबाव के बावजूद इसराइल ने रफा में शुरू कर दिया ग्राउंड ऑपरेशन। पनाह लिए हुए जंग से मुतासिर फलस्तीनियों को रफा छोड़ देने का सियोनी रियासत ने जारी किया हुक्म। रूस यूक्रेन जंग में दिन ब दिन आती जा रही है शिद्दत। यूक्रेन ने रूस के इलाके बेलग्रेड पर किया ड्रोन हमला, 7 अफराद हुए हलाक। लोकसभा इलेक्शन के तीसरे मरहले के तहत 11 स्टेट में 93 सीटों पर वोटिंग जारी। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज, वोटरों के साथ मारपीट करने के यूपी पुलिस पर लगे इल्जाम। महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी के जलसयाब में उमड़े लाखों लोग। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर की तनकीद, साथ ही कहा कि इम्तियाज जलील को हराने के लिए तमाम पार्टियां एक हो चुकी हैं। और लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से बात करते हुए मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की भरपूर हिमायत का किया ऐलान। पीएम मोदी और बीजेपी पर की शदीद तनकीद। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।